बच्चों आज का ये वीडियो लेक्चर 9th क्लास साइंस का पहला लेक्चर है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली बच्चों हम साइंस में फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है मोशन है, 8 चैप्टर है मोशन में हम बच्चों आज के इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं वो मैंने की पॉइंट के फॉर्म में बोर्ड के कॉर्नर पे लिखा है। तो देख लीजिए, रेफरेंस फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ठीक है। दूसरा होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर और वेक्टर का ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जो मोशन के पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली हमको समझना है आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। होते तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखना है आपको, उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो 11th क्लास में जब आप जाएंगे तो आपको इन पैरामीटर्स में जब कमांड होगा तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स को लेकर के अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू ही लेना है और आपको फोकस भी अच्छे से करना है ताकि ये कंसेप्ट क्लियर रहे आपको। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, वो सारा आज आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने वाला है। तो बच्चों समझते हैं पहले रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब सीधा सा है ये कि जब भी कोई भी आपसे पूछता है कि जैसे आप कहाँ हो, आपका घर कहाँ है, तो आप उसको डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हो, कोई ना कोई एक रेफरेंस लेते हो। आपके घर के आसपास कोई क्लिनिक होगा, वो रेफरेंस हो सकता है। पेट्रोल पंप के बगल में घर है तो पेट्रोल पंप आपके लिए रेफरेंस हो सकता है। आपके घर के पास कोई मंदिर है, टेंपल है, तो टेंपल के बगल वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, कौन सा मकान है, ये सब बता करके आप अगले को जस्टिफाई करते हो कि मेरा घर वहां पे है ना। आप नाम लेते हो कि इस मोहल्ले में वो मंदिर के पास या उस क्लिनिक के पास, उस पेट्रोल पंप के पास, ऐसी चीजें आप बताते हो। तो मतलब ये जो चीजें मैं नाम ले रहा हूं वो क्या है, एक्चुअली वो रेफरेंस पॉइंट ही है। फिजिक्स में किसी चीज की लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को करेक्टली स्पेसिफाई करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो आगे चल के आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा, मोशन को समझने में हेल्प करेगा, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, एक तरह का पॉइंट हुआ। कैसा पॉइंट हुआ, फिक्स पॉइंट हुआ, जिसके रिस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से दूर जा रहा होगा तो उसकी आप डायरेक्शन बता सकते हो कि किधर जा रहा है, या टूवर्ड्स द आ रहा है, मतलब फिक्स पॉइंट की तरफ आ रहा है या जा रहा है। आप तो डायरेक्शन बताते हो और पोजीशन बताते हो। तो लिखना क्या होता है वो देखो, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इट इज अ फिक्स पॉइंट। एक चीज और बच्चों, जो ये फिक्स पॉइंट है वो 3 जगह कहीं पर भी लाई कर सकता है। हो सकता है लाइन में लाई करे, जैसे आप किसी लाइन पे चल रहे हो तो उस लाइन में एक फिक्स पॉइंट होगा, जैसे आप आगे हो या पीछे हो। नंबर सिस्टम याद होगा आपको, नंबर सिस्टम में ओरिजिन होता था जहां 0 लिखते थे, 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते थे, याद आया। चलो, वो होता था रेफरेंस पॉइंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 2D सरफेस की, 3D सरफेस के लिए तो ओरिजिन होता है। ओरिजिन को हम लोग क्या रिगार्ड करते हैं, एज अ रेफरेंस पॉइंट, करेक्ट। तो देखो, ये लाइन में भी हो सकता है, सरफेस पर भी हो सकता है और स्पेस में भी हो सकता है। डिफाइन कैसे करना है वो लिखा हुआ है, एक बार देख लो। इट इज अ फिक्स पॉइंट इन लाइन, सरफेस और स्पेस विथ रिस्पेक्ट टू विच वी कैन, मैंने नहीं लिखा, वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप सिंपली लिखो, विथ रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन एंड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड। इतना लिख देंगे तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो जाएगा। रेफरेंस पॉइंट को एग्जाम्पल में क्या ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए। देखो, एग्जाम्पल में सबसे अच्छा तो यही है कि आप लिख दो रेलवे स्टेशन, सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन लिख दीजिए। रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, टेंपल हो गया, पेट्रोल पंप लिख दीजिए। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके लिए रेफरेंस पॉइंट का काम करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया बच्चों। अब समझते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को। तो बच्चों फिजिक्स में भी 2 स्टेट होती है, जैसे मैटर की 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे फिजिक्स में 2 स्टेट अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिजिक्स में 2 तरह की स्टेट को समझते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखो, स्टेट क्या होती हैं, 2 स्टेट होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट होती है, स्टेट ऑफ मोशन होती है। स्टेट ऑफ रेस्ट एक होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, एक होता है स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा,
क्योंकि मोशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट या तो क्या होगा, या तो रेस्ट पे होगा, है ना, या फिर मोशन में होगा। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है? रेस्ट पे होने का मतलब बच्चों ये आ जाता है कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और उसकी पोजीशन टाइम और पासेस ऑफ टाइम के साथ और सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग का मतलब ये है कि आप जहां पे खड़े हो, आसपास जो सीन देख रहे हो, 1 घंटे बाद भी आपको वही दिखाई पड़े, सीन चेंज ना हो, इसका मतलब क्या हुआ कि पासेस ऑफ टाइम के साथ आपकी सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब आप अपने आप को बॉडी समझ लो, तो बोला जाएगा कि आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग चेंज हो जाए तो आप बोलोगे कि मैं किससे हूं, मोशन में हूं। जैसे आप जो सीन आप अपने आसपास देख रहे हो, वो सीन 1 घंटे बाद आप लखनऊ में वही चीज देखो, मतलब अभी आप रायबली में हो, 1 घंटे बाद लखनऊ पहुंच गए, तो आपके आसपास की जो सराउंडिंग है वो चेंज हो गई। सराउंडिंग चेंज होने का मतलब क्या हुआ, टाइम के साथ सराउंडिंग चेंज होने का मतलब है मोशन में हो, और टाइम पास होने के साथ साथ या पासेज ऑफ टाइम के साथ सराउंडिंग नहीं चेंज हो रही, इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। तो रेस्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मोशन की बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो पहले रेस्ट को क्या लिखना होता है, इफ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, इफ बॉडी लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए, इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट does not change its position with surrounding with passes of time, then body is said to be state of rest। तब हम बोलते हैं बॉडी को कि बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल फिर वही आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टॉप है, पेट्रोल पंप है, कोई हाउस है, कोई चर्च है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, काउंट होती हैं स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो मैं लिख देता हूं टेम्पल, बस स्टॉप, हाउस, इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, इटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी आपको लगता है कि समय के साथ, टाइम गुजरने के साथ बॉडी अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही, इसका मतलब वो रेस्ट पे है। जैसे आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है, मैंने हाउस लिख दिया, हाउस है, स्कूल है, सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। फिर मैं बात करता हूं स्टेट ऑफ मोशन की, किसकी, स्टेट ऑफ मोशन की। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, सिंपल सा, इसे में वर्डिंग चेंज कर दीजिए। क्या कर दोगे, इफ बॉडी और ऑब्जेक्ट changes its position with surrounding with passes of time, अगर टाइम पास होने के साथ साथ बॉडी की पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, सराउंडिंग भी चेंज हो रहा है। अब क्या हो गया, इसका मतलब बॉडी इज सेड टू बी इन, देन बॉडी इज सेड टू बी स्टेट ऑफ इन, यहां भी लिख सकता था मैं, बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ मोशन। यहां एक चीज मैं आपसे बात करूंगा, और जैसे एग्जांपल में क्या लिख सकता था, मूविंग बस है, मूविंग कार है, मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, ठीक है। इस तरह एग्जाम्पल आप लिखोगे, ओके। अभी देखो, मैं पूछूं आपसे कि इस टाइम मैं रेस्ट पे हूं कि मोशन में हूं, तो आपका क्या आंसर होगा।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं रेस्ट में हूं कि मोशन में हूं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं रेस्ट में हूं, लेकिन वो जो लोग सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं वो भी सही है। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है। जो लोग मोशन में सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं मोशन में हूं वो सही है, और जो लोग सोच रहे हैं कि रेस्ट में हूं वो भी सही है। लेकिन एक साथ दो चीजें कैसे हो सकती हैं? तो आंसर तो यही है बच्चों कि एब्सोल्यूट रेस्ट भी पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट मोशन भी पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्सली रेस्ट और यूनिवर्सली मोशन पॉसिबल नहीं है। कैसे? जरा देखिए, जिस फ्रेम में मैं हूं उसी फ्रेम में आप हैं। फ्रेम का मतलब ये हुआ क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ रोटेट हो रही है। अगर आप भी अर्थ में हो और मैं भी अर्थ में हूं तो आप जब मुझे देखोगे तो मैं कैसे लगूंगा? रेस्ट पे लगूंगा। समझ बात आई? नहीं। चलिए ऐसा समझो, एक कार है, कार में आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, कार तो चल रही है, जैसे अर्थ चल रही है वैसे कार चल रही है। आप भी रेस्ट में हो, मैं भी रेस्ट में हूं। आप समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब फ्रेम चेंज नहीं हुआ, फ्रेम हम लोगों का सेम है। जब फ्रेम सेम होता है तब क्या होगा? तब हम एक दूसरे को रेस्ट में दिखेंगे। लेकिन अगर फ्रेम चेंज हो जाए, मैं कार में रहूं, आप बाहर हो जाओ, अब कार तो चल रही है लेकिन आप मेरे साथ नहीं चल रहे हो, आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं। तो ये चीजें होती हैं कि फ्रेम चेंज होने पर आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं। फ्रेम अगर चेंज नहीं है आपका और हमारा, तो फिर हम दोनों लोग रेस्ट में होंगे। आप चले जाइए दूसरे प्लेनेट पर, अर्थ छोड़ दीजिए, तो आपको लगेगा कि मैं मोशन में हूं, लेकिन आप भी अर्थ में हैं, मैं भी अर्थ में हूं। अर्थ रोटेट हो रही है, इसका मतलब अर्थ के रोटेशन के साथ आप भी तो रोटेट कर रहे हो। तो दोनों लोग कैसे हुए? रेस्ट में। जितनी स्पीड से मैं चलूंगा उतनी स्पीड से आप भी चलेंगे। तो दोनों टर्म कैसे होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो ये चीजें आपको होपफुली समझ में आ गई होंगी। अब मैं बात करूंगा फिजिकल क्वांटिटी की। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की। देखो बच्चों, इसको रब कर देता हूं मैं, हेडिंग लगाइए फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी बच्चों दो तरीके की होती है। एक होती है जिसको आप मेजर कर सकते हो, एक होती है जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो जिसको मेजर कर सकते हो वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी, और जिसको नहीं मेजर कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, और मैं लिखता हूं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, देखो दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। ये क्या होता है? दोज क्वांटिटीज that can be measured, जिनको मेजर कर सकते हो। अब आप सोचो कि किसको मेजर कर सकते हो? दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, एंड दोज क्वांटिटीज that cannot be measured, जिनको मेजर्ड नहीं कर सकते, जिनको हम फिजिक्स में कंसीडर ही नहीं करते। ऐसी भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो आप देखोगे जैसे मेजर करने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास है लेंथ है, मास है, टाइम है। लेंथ है, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है। ये सारी चीजें क्या हैं? इनको आप मेजर कर सकते हो। जिनको आप मेजर कर सकते हो, लेंथ, मास, क्या लिखा मैंने? मास, लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, और ये वेलोसिटी जिसको आप मेजर कर रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कितना खुश हैं, आप बता पाओगे? आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है जिसके थ्रू आप ये बोल पाओ कि नहीं मैं आज 250 ग्राम ज्यादा खुश हूं? नहीं है ना। 200 ग्राम ज्यादा खुश हूं? नहीं है। आप दुखी कितना है, आप कितना मतलब हैप्पीनेस को, सॉरो को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं पूछूं कि आपको कितना फीवर है, तो फीवर तो कोई चीज़ नहीं होती ना। फिजिक्स में फीवर जैसी क्वांटिटी को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है। आपको ये बोलना पड़ता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेरा इतना है। तो फीवर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, खुशी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, दुख जैसी कोई चीज़ फिजिक्स में नहीं होती। होती तो है
है ना। लेकिन फिजिक्स में इसका एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे हम ये सब मेजर कर पाए कि मैं कितना मैं दुखी हूं, कितना मैं खुश हूं। ठीक है, समझ में आता रही। चलो, तो इस तरह की क्वांटिटीज होती हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूं, फीवर है ना, तो ये फीवर नहीं मेजर कर सकते आप, फीवर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, तो इन सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। मैं बात करने जा रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो बच्चों इसको हमें स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो अब मैं बात करता हूं वेक्टर और स्केलर की। एक साइड में लिखोगे वेक्टर, एक साइड में लिखोगे स्केलर क्वांटिटी। तो देखो इधर मैं लिखता हूं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और इधर लिखता हूं मैं वेक्टर क्वांटिटी। देखो इसको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह की क्वांटिटीज हैं, तो पहले क्वांटिटीज के बारे में ओवरव्यू आपको आना चाहिए। तो देखो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को कैसे समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड क्या होता है इनके पास, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इनके पास मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आप डेफिनेशन अपने आप से लिखोगे, क्या लिखोगे, दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कंसीडर एज वेक्टर क्वांटिटीज। दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया। चलिए अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, ऐसी क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास बच्चों मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फोर्स हो गया, इनके पास क्या होता है, ये इन सब के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। एक्सेलरेशन में क्या आता है, जैसे मैं ले सकता हूं एक्सेलरेशन में डिस्टेंस, डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, वर्क है, प्रेशर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एग्जांपल काउंट किए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया, दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन called scalar quantities, and those quantities which have magnitude and direction both are called vector quantities। vector quantities के एग्जाम्पल हैं और ये scalar quantities के एग्जाम्पल हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो यहां पर ये तो 9th क्लास तक की बात हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं 11th क्लास के लिए भी। 11th क्लास में आपको ये बताया जाता है क्योंकि वहां थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज हो जाता है, अभी वेक्टर के बारे में आपको नहीं पता होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तब भी वो स्केलर ही होती है। क्या होती है, तब भी वो स्केलर ही होती है। इस बात को अभी से समझ लो। 9th क्लास तक ये सही है। 9th क्लास के जब ऊपर जाओगे आप, 11th क्लास में अंडरस्टैंडिंग रखोगे, वहां आपको ये बताया जाएगा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही वेक्टर क्वांटिटीज के लिए जरूरी नहीं है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास या फिजिकल क्वांटिटी है और उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो वेक्टर लास्ट को ओबे करती है, तभी वो वेक्टर है। अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन रखती है और वेक्टर लास्ट को ओबे नहीं करती, तब वो स्केलर है। समझ में आया। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। 9th क्लास तक एक्सेप्टेड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो वेक्टर है, केवल मैग्नीट्यूड हो तो स्केलर है। लेकिन 11th क्लास में पहुंचते पहुंचते आपको ये रियलाइज हो जाएगा, आपको बताया जाएगा कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तब वो बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन,
पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। फिलहाल अभी आप स्क्रीनशॉट लो इसका, आपको जितना चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास जा रही है। लेकिन फॉर 11th क्लास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर होने के लिए मैं लिख देता हूं नोट में फॉर 11th क्लास। फॉर 11th क्लास वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? वेक्टर किसको बोलोगे? वेक्टर बोलोगे मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और आपको देखना पड़ेगा कि वो वेक्टर लॉस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉस, ओबे वेक्टर लॉस, वेक्टर लॉस। वेक्टर लॉस में दो ही आते हैं, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन आता है और ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन आता है। तो यहां देखना पड़ेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी अपने पास मैग्नीट्यूड लेके आए, डायरेक्शन लेके आए और वेक्टर लॉस को ओबे करे, वही वेक्टर होगी। अदरवाइज फिर अगर ये दोनों चीजें हैं, ये नहीं ओबे हो रहा, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करता हूं मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के इसका है। तो जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसको आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो कि जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय बॉडी होता है इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब हो गया एक स्ट्रेट पाथ होता है। कहां? फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखो कैसे समझना है वो देखो यहां से। जैसे एक पॉइंट यहां पर ए है और एक पॉइंट यहां पर बी है। अब आप ए से बी जाते हो, एक रास्ता आपके पास ये है और एक रास्ता आपके पास ये है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, एक थर्ड आपके पास ये आ जाता है, इधर से घूम के इधर आते हो, ये थर्ड रास्ता है। तो देखो इसमें 1 2 3 तीनों क्या है? डिस्टेंस है। तीनों क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ हो, स्ट्रेट पाथ हो, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बाकी के सब क्या होते हैं? बाकी के सब डिस्टेंस होते हैं। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे? एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ, पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। इन अ गिवन टाइम इंटरवल क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाई मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसको बोलते हैं क्या है? इसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहां क्या लिखा जाता है? यहां लिखा जाता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाई कौन? मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल फ्रॉम इनिशियल टू, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हो गई। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी होगी तो आप लिख देंगे। अच्छा अब देखो कभी कभी डिफरेंस लिखने के लिए आता है, अभी इसी से डिफरेंस ले लेंगे। तो डिफरेंस में क्या बोलते हो आप? इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है? यूनिट होती या तो मीटर होगी या फिर किलोमीटर होगी, या फिर किलोमीटर होगी। इसकी भी यूनिट क्या होती है? या तो मीटर होगी या फिर किलोमीटर होगी। ठीक है। अच्छा अभी देखो यूनिट पता चल गया। क्वांटिटी कैसी है? अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। तो देखो क्वांटिटी कैसी है? इसकी जो क्वांटिटी है वो है स्केलर। ये क्वांटिटी कैसी है? ये क्वांटिटी होती है वेक्टर।
वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी देखो जरा यहाँ फिगर देखो, इस फिगर में तो क्या है, फ्रॉम फिगर जो 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रॉम फिगर 1 2 3 रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे, ये डिफरेंस मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाओगे। 1 2 3 रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को और 1 रिप्रेजेंट करता है केवल डिस्प्लेसमेंट को। अच्छा, अभी देखो जो डिस्टेंस है वो कैसा होता है, वो तो स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है और कर्व पाथ भी हो सकता है। इट मे बी स्ट्रेट आर कर्व, ये स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। इट ऑलवेज बी स्ट्रेट, इट ऑलवेज बी स्ट्रेट पाथ, ये कैसा पाथ होगा, ये हमेशा स्ट्रेट पाथ होगा। ये कर्व पाथ भी हो सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। ऐसा इधर भी कर लेंगे। अच्छा, अभी देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कौन होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा कौन होता है। डिस्टेंस क्या होती है, ग्रेटर देन, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस होता है, ये लेस देन डिस्टेंस होता है। ठीक है, अभी देखो और भी क्या चीज मिलने वाली है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है या फिर ये फिर यहां हो जाएगा डिस्टेंस। देखो जो डिस्टेंस यहां पर क्या होगा, मैंने देखो यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसे लिखो, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होगा, वो हमेशा छोटा होगा या फिर लेस देन होगा, किससे, डिस्टेंस से। और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। अब एक चीज जान लो, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, नोट। जो स्ट्रेट पाथ होता है, नोट क्या लिखूंगा मैं, दोनों के लिए नोट आएगा, दोनों के लिए नोट आएगा। नोट में क्या आएगा, फॉर स्ट्रेट पाथ, अगर स्ट्रेट पाथ है तभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। क्या होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी इक्वल हो सकते हैं जब हमारे पास पाथ कैसा हो, स्ट्रेट हो। जैसे ये वाला पाथ ए से बी तक अगर जा रहे हैं तो जो 1 वाला पाथ है इसी में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। बाकी के इस पाथ में, इस दोनों पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट यही है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ज्यादा होगा। समझ बात आ गई। अच्छा, कर्व पाथ के लिए क्या होता है, फॉर कर्व पाथ, जो कर्व पाथ होता है उसके लिए जो डिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा होती है डिस्प्लेसमेंट से। यहां आगे लिखता हूं ऑलवेज, ये होता ही है, ये भी ऑलवेज है, ये हमेशा होता है। ठीक है बच्चों, ये हमेशा होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होता है। क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ये बताओ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताइए। और ये बता दीजिए, एक ये चीज इंपॉर्टेंट है या तो फिर ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है। पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो एक से ज्यादा होगा कि एक से कम होगा। ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन यूनिटी होगा। यहां पर क्या ऐसा ही रिजल्ट आएगा। तो देखो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू
1 आएगा। यहां देखो डिस्प्लेसमेंट कम होता है और डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका एरो ऐसे लगा दो। आपको क्या करना है, हमेशा डिस्टेंस की तरफ ही मूव करना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन यूनिटी हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन यूनिटी होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। तो मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिए और अब आपको डील करना है न्यूमेरिकल के साथ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर न्यूमेरिकल के साथ बात करते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। कोई फार्मर है जो मूव करता है इस बाउंड्री के अलोंग और वो 40 सेकेंड में अपना एक राउंड पूरा कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 राउंड है वो कंप्लीट कितने में होता है, 1 राउंड कंप्लीट होता है 40 सेकेंड में। तो यहां लिखा जा सकता है कि 1 राउंड इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 सेकेंड हो गया। ये आपको पता है। अब आपको देखो कितना करना है, 2 मिनट 20 सेकेंड में बताना है कि वो कहां पर पहुंचेगा। स्टार्टिंग तो उसकी यहां से है, यहां से चल रहा है और बताना है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगा। तो आप ले सकते हो 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आपको मिल जाएगा 140 सेकेंड, क्योंकि 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड प्लस 20 मिलके हो जाएगा 140 सेकेंड। एक राउंड होता है 40 सेकेंड में, तो आपको ये देखना है कि 140 है तो 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे। अच्छा 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे, एक राउंड होता है 40 सेकेंड में, तो 80 सेकेंड में होंगे 3 राउंड और 120 सेकेंड में होंगे 3 राउंड। बचा कितना, 20। तो एक राउंड होता है 40 सेकेंड में, तो इसका मतलब आधा कितना होगा, 20 में। एक राउंड होता है 40 सेकेंड में, तो हाफ राउंड होगा 20 सेकेंड में। तो देखो 140 को आप तोड़ सकते हो 40 में। इसका मतलब मैं ऐसे लिखूं, अगर 140 सेकेंड इज इक्वल टू लिखूं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 20। इसका मतलब एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड और ये हाफ राउंड। इसका मतलब जो राउंड होंगे, हाफ कितने राउंड हो गए, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 3.5 राउंड में कितना कवर हो जाएगा, 3.5 राउंड में हम कवर कर लेंगे कितना, हम कवर कर लेंगे पूरा 140 सेकेंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3.5 राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा 140 सेकेंड। और 3.5 राउंड का मतलब है हम यहां से निकल करके इनिशियल पोजीशन से फाइनली यहां पे आ जाएंगे। एक राउंड, 2 राउंड, फिर तीसरा राउंड और आधा और लेना तो यहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब मुझे ये निकालना है। यही चीज आपको डिस्प्लेसमेंट काउंट करना है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो देखो हम इसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, तो इसकी बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलेगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह से ये 90 डिग्री है, तो ये और प्लस ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर मान लो, ये बेस मान लो, ऐसा करके। तो यहां से कितना आएगा, जाके पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो AC इज इक्वल टू क्या मिल गया, AC इज इक्वल टू आपको मिल जाता है यहां से 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना 100 प्लस 100 और यहां से बच्चों आ जाएगा 200 को क्या ले सकते हो 100 इंटू 2, तो यहां ले सकते हो 10√2 मीटर। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा जब फार्मर क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन से चलेगा और 2 मिनट 40 सेकेंड पर वो C पे आ जाएगा। तो C पे आएगा तो उसका आंसर 10√2 मीटर आ चुका होगा। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम A टू B, A टू C एंड A टू D, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिगर नहीं दिया है, फिगर मैं दे देता हूं। देखो क्या आएगा, पहले के लिए फिगर है कि कोई बॉडी मूव करती है कहां से, A से मूव करती है, ऐसे कुछ A से मूव करती कहां तक जाती है, यहां जाती है B तक। A से बॉडी ने मूव करना शुरू किया और B तक गई। आपको पता है कि रेडियस इसकी कितनी है, 7 मीटर है, ये आपको पता है। इसकी रेडियस कितनी है, 7 मीटर है, इतना है। दूसरे वाले का फिगर देखिए, दूसरा वाला फिगर ये कहता है इसकी भी रेडियस सेम है एज इट इज, ये रेडियस इसकी है। अब यहां पर बॉडी यहां पर A से चल करके कहां पहुंच गई है, बॉडी C पर पहुंच गई, यहां पर पहुंच गई। यहां से बॉडी का मोशन शुरू हुआ, बॉडी यहां से होते होते यहां पर आ गई, यहां पर बॉडी यहां घूमते हुए यहां पर आ गई है। क्लियर हो गया। और थर्ड जो केस है, थर्ड केस में बॉडी हमारे पास यहां आ गई है, ऐसे
बॉडी यहाँ से होते 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 बॉडी यहाँ पर आ गई है। इसका मतलब ये डी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। बॉडी घूमते घूमते यहाँ से यहाँ तक आई है। आपको तीनों केस में क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। यहाँ जो एंगल है वो 120 डिग्री है, ये हो गया ओ, ठीक है, 120 डिग्री है। रेडियस कितनी है इसके पास, ये है आर। क्लियर हो गया। चलिए, आर की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर ही है। जो आर है, रेडियस है, वो 7 मीटर है। यहाँ पर भी जो आर है वो 7 मीटर है। जो रेडियस है इतनी दे दी गई। आपसे क्या पूछा गया है, ए से बी तक जाने में और ए से सी तक जाने में और ए से डी तक जाने में। देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका होता है, देखो आप क्या करो, पूरे का निकाल लो और उसका 1/4 कर दो, आंसर आ जाएगा। पूरे का निकालिए, उसका 1/4 करिए, आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, यहाँ पर पूरे का निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है, डिस्टेंस 2 पाई आर होता है, और उसका 1/4 कर देंगे तो सिर्फ मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। कितना आ जाएगा जाके, ये आ गया पाई आर बाई 2 आ गया। तो यहाँ से आया 1/2 और पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू मुझे दी गई है 7। तो 7 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 44 मीटर आ गया। क्लियर हो गया। चलिए इसका जरा देखिए क्या आएगा। अच्छा, मैं इस चीज़ को इसी के नीचे लिख दूँ तो ठीक रहेगा नोट करने में। इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आ गया था 1/2 इंटू पाई की 22/7 इंटू 7। तो यहाँ 7 कैंसिल था, 44 मीटर आया था। जरा डिस्प्लेसमेंट देखिए, जो डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है आपको, कहाँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, डिस्टेंस ये वाला होगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक। एक तो डिस्प्लेसमेंट तरीका ये है कि आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, और एक शॉर्टकट तरीका बता देंगे आपको। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से लगाओगे तो क्या आएगा, जो ए बी आएगा वो ए बी कितना आएगा, √7 का स्क्वायर, ये भी 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 49 इंटू 49, सॉरी प्लस 49, तो ये आ जाएगा 98, और 98 आ गया। 98 को ले सकता हूँ क्या, इसको ले सकता हूँ मैं 49 इंटू 2, और 49 इंटू 2 को ले सकता हूँ 7√2 मीटर। और √2 की वैल्यू रख करके आप सॉल्व भी कर सकते हो। √2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.41, आप रख के सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। चलो ये दो तरीके इधर का मैंने कर दिया। इसका जरा देखो क्या आएगा, ये यहां से चल के यहां आ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ, देखो डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से पहुंच के यहां आ गए तो पूरा तो होता है 2 पाई आर, और उसका आधा कर दोगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिर्फ पाई आर। तो पाई होता है 22/7 इंटू 7, इसका मतलब 22 मीटर आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर हुआ। चलो 22 आंसर आ गया, 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करिए, किसकी बात करिए, डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बाय द डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ये है, ये इतना है, और फाइनली इधर है, तो ये जितना आर होगा प्लस का आर माइनस आर करेंगे, तो आर की वैल्यू 7 मीटर, माइनस आर रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस 14 मीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। चलो इस तरह के बच्चों देखो इधर वाले में देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सिमेट्री ना दिखाई पड़े, मतलब 90 ना हो, 180 ना हो, 270 ना हो, 360 ना हो, उसके बीच का कुछ एंगल आ जाए, तब आप क्या करते हो, अब आपको ये निकालना है यहां से यहां तक का, तो ये इसको बोलते हो आर्क। क्या बोलते हो, ये हमारे पास हो गया आर्क। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस होता है। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क तो आपके पास एडी है, ये एडी पता करना है, वही एडी जो होगा वही डिस्टेंस हो जाएगा। और रेडियस कितनी है, रेडियस आपके पास 7 है। एंगल कितना है, 120 है, तो 120 को चेंज कर लो किसमें, पाई में कर लो, रेडियन में कर लो, तो क्या आएगा, पाई अपॉन 180 आ जाएगा। तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, इसका मतलब यहाँ AC अपॉन 7 लिखा है, यहाँ से 2 पाई/3 कितना आएगा, AC जो आएगा वही क्या होगी, वही होगी डिस्टेंस। क्या होगी, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस आएगी वो आएगी 2 पाई/3 इंटू 7 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे, पाई की वैल्यू पुट कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। देखो कितना आएगा,
यहाँ AC की जो वैल्यू आ गई है 2/3 इंटू 22/7 इंटू 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आएगा 44/3, कितना आएगा 44/3 मीटर। ये इसका क्या आंसर आ जाएगा। ये तो आ गया है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बच्चों क्या है, एक शॉर्टकट बताता हूँ। देखो यहाँ पर इसी का जो डिस्टेंस निकलेगा, डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है। डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू होता है 2r sin θ/2, 2r sin θ/2। तो 2 इंटू आर का मतलब हो गया 7 और sin θ/2, थीटा ये दिया जाता है, जो थीटा दिया जाए बस उसी का हाफ कर दो। ये थीटा कितना दिया गया 120 दिया है, 120 का मतलब यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। 120/2 मतलब 60 आ गया, तो sin 60 आएगा और sin 60 की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आएगा, ये 14 और √3/2, तो ये आ जाएगा 7√3 मीटर। ये एक शॉर्टकट तरीका है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अब देखो इसी को मैं अप्लाई करके यहाँ भी दिखा दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर शॉर्टकट लगाता, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लगाता तो क्या आता, शॉर्टकट क्या आता, जो डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ कितना आता है 2r की वैल्यू कितनी 2r sin θ/2, तो यहाँ से आता है 2r की वैल्यू कितनी थी, r की वैल्यू 7 थी। देखो आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा था, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था 7√2, इस वाले से भी 7√2 आ जाएगा। यहाँ लिखा कितना 90, यहाँ कितना आंसर है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री थीटा हो गया, θ/2 मतलब 45 आएगा। sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ नीचे 2 आएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 7√2 मीटर। आप देख रहे हो 7√2 मीटर ये भी आया, 7√2 मीटर इधर से भी आता है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है वो देखना है। अगर इस तरह का जो नोन एंगल नहीं आ रहा 90, 180, 270, 360 नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन पर फिर आप इस शॉर्टकट के फॉर्मूले का सहारा लेंगे और आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो फिर आपको एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ही अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। इस तरह से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल को भी डील करना सीख जाते हैं।